आज हमने जो काम करना है वो है रोमांटिक प्रोज के रोमांटिक एरा में प्रोज किस किस्म की लिखी जा रही थी। ठीक है, उसका थोड़ा सा हमने देखा था बायोग्राफिया लिटरेरिया में कॉलरिज की प्रोज। इसी तरह की प्रोज यानी कि यहाँ पे एक नया जॉनरा एस्टैब्लिश होना शुरू हो गया और वो है लिटरेरी क्रिटिसिज्म का। ठीक है, कॉलरिज ने इसकी बिगिनिंग की है ये बायोग्राफी लिटरेरिया लिख के, और उससे पहले भी लिखा जा रहा है। आपने देखा जिस तरह फिलिप सिडनी को भी हमने देखा था, डॉक्टर जॉनसन को भी देखा था, ये सारा कुछ हो रहा था। लेकिन अब हमने क्यों इसको ये कहते हैं कि यहाँ से क्रिटिसिज्म शुरू हो रही है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे ट्रेंड्स इस्टेब्लिश किए जा रहे थे, कुछ ऐसे खास टर्म्स इस्टेब्लिश की जा रही हैं और कुछ ऐसे ऐसे प्रिंसिपल्स इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं जिनकी बुनियाद पे फ्यूचर क्रिटिसिज्म हो। अब वो पर्सनल लाइकिंग और डिसलाइकिंग खत्म हो गई है। ये नहीं है कि डॉक्टर जॉनसन को जॉन डन पसंद नहीं आया तो उसने कह दिया कि इसकी पोइट्री में कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं होगा। अब ये पोइट्री क्या आ गई है, अब पोइट्री पे जो क्रिटिसिज्म हो रही है या लिटरेचर पे जो क्रिटिसिज्म हो रही है, उसके कुछ प्रिंसिपल्स इस्टेब्लिश हो रहे हैं, और ये प्रिंसिपल्स जो इस्टेब्लिश वो कर रहे हैं उसकी बुनियाद जाती पसंद और नापसंद नहीं है, बल्कि उसकी बुनियाद नॉलेज है। क्रिटिक जो होता है, कोई भी क्रिटिक जो होता है, उसके सबसे जो बुनियादी चीज है वो क्या है? नॉलेज, नॉलेज ऑफ लिटरेचर। जितना ज्यादा उसका नॉलेज ऑफ लिटरेचर होगा, जितनी ज्यादा एजेस को उसने और जितने ज्यादा राइटर्स को उसने पढ़ा होगा, और पढ़े से मुराद समझा होगा, वो उतनी ही अच्छे तरीके से क्रिटिसिज्म लेके आ सकता है। और जिसने डिफरेंट लैंग्वेजेस का और डिफरेंट कंट्रीज का लिटरेचर पढ़ा होगा, वो उससे भी अच्छा कुछ प्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे सिचुएशन ये आई है कि दुनिया से डिफरेंट यानी कि जो एरियाज हैं वहाँ से इनका ट्रेड चल रहा है, और वहाँ के जो लोग हैं उनसे इनका इंटरेक्शन चल रहा है, यानी कि इंडिया के साथ अफ्रीका और इधर उधर चल रहा है सारा कुछ। तो एक इस्टेब्लिशमेंट आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो एक सोसाइटी इस्टेब्लिश होती जा रही है, और इसके अंदर फिर 4-5 बड़े बड़े नाम आते हैं जिन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश किया एज क्रिटिक्स। उनमें सबसे पहला जो नाम है वो तो अच्छा, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ऐसे भी उन्होंने दिए थे क्रिटिक्स ने जो एक तरह से ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट्स थे, लेकिन वो ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट्स में कोई पोएट के साथ बैठे हुए हैं वो। ठीक है, आप फर्ज करें कॉलेज के साथ बैठा हुआ है एक बंदा, और कॉलेज की सारी बातों को उसने बाद में लिख दिया कि नहीं मेरी अपनी बायोग्राफी है, और बायोग्राफी के अंदाज से उसने उस पोएट को हाईलाइट कर दिया। ठीक है, ये एक बहुत अच्छा अंदाज होता है, क्योंकि अपनी अगर आप बायोग्राफी लिख रहे हैं तो अपनी तारीफें करना ये बायोग्राफी का मकसद नहीं होता। बायोग्राफी का मकसद ये होता है कि आप जिन लोगों से मिले हैं जिंदगी में, उन लोगों को आपने कैसा पाया है, आपने उन लोगों को हाईलाइट करना होता है। ये यहाँ पे पता लगता है कौन सा राइटर अच्छा है और कौन सा राइटर मीडियोकर है। अगर मुझे कहेंगे आप बायोग्राफी लिखें तो मैं तो अपनी कहानियां लिखनी शुरू कर दूंगा, वहां पे मेरे साथ ये हुआ, वहां पे मैंने ऐसा किया वैसा किया, क्योंकि ये ईगोटिस्टिकल होते हैं ना, जो लोअर माइंड्स होते हैं ईगोटिस्टिकल होते हैं। आहिस्ता आहिस्ता जब हम इस्टेब्लिश होते हैं, कोई बड़ा राइटर जब इस्टेब्लिश हो जाता है, वो उस ईगो से बाहर निकल आता है और किधर चला जाता है, वो इम्पर्सनल हो जाता है। ठीक है, या ब्रॉडर पर्सपेक्टिव का सोचना शुरू कर देता है। ठीक है, यहाँ पे जो हमारे पास नाम है, 4-5 बड़े बड़े नाम है, ये नाम आप लिख लें। एक तो टॉमस द क्विंसी है। ठीक है, ये नाम चले मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पे। अच्छा, वो आप लोगों को मैं आजकल वो लिख के नहीं भेजता, टॉमस ड क्विंसी है। ठीक है, मैंने ड क्विंसी लिख दिया, टॉमस आप खुद ही लिख लेंगे। उसके बाद विलियम हेजलेट है, और चार्ल्स लैम्ब है, और ली घंट है। ठीक है, ये 4 बंदे हैं जो बहुत ही रेवोल्यूशनरी किस्म की इस जमाने में क्रिटिसिज्म लिख रहे हैं। ठीक है, सबके नाम मैं लिख देता हूँ। ली घंट, सॉरी, ली घंट, चार्ल्स लैम्ब और हेजलेट। ठीक है जी, ये इन लोगों ने क्या काम किया है वो अब हम जरा देखते हैं। डेक्वेंसी को अगर देखा जाए, सबसे पहले अगर हम उसको देखें तो डेक्वेंसी जो है, इसने एक बड़ी मजेदार जर्नलिस्टिक एक जॉनरा एक स्टैब्लिश कर दिया, या ऐसे इस तरह के लिखे जिनके अंदर था ये जर्नलिस्ट, लेकिन इसने ऐसे इस तरह के लिखे हैं जिनके अंदर लिटरेरी जो अप्रोच है बहुत ज्यादा है। ठीक है, और इसके टाइटल्स भी लिटरेचर से लिए हुए हैं। मिसाल के तौर पे
मैकबेथ अगर आपने पढ़ा हो तो मैकबेथ के अंदर जो लेडी मैकबेथ जो है वो आके दरवाजा खटखटाती है मैकबेथ का। और भी कई ऐसे इंसिडेंट्स यानी कि उसमें आते हैं। नॉकिंग एट द डोर जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है उसमें। तो इसके एक ऐसे का नाम है नॉकिंग एट द गेट इन मैकबेथ, बल्कि ऑन नॉकिंग एट द गेट इन मैकबेथ। और इसी तरह के और भी इसके ऐसे हैं। और इसने क्या करना शुरू किया, इसने लिटरेचर के अंदर साइकोलॉजी और इमेजिनेशन, ये दोनों का जो एक कनेक्शन है उसको एक इस्टेब्लिश करना शुरू किया। और साइकोलॉजी के ऊपर भी इसने थोड़ा सा लिखा है, यानी कि जो साइकोलॉजी जो उस वक्त की थी उसके ऊपर, उसको और लिटरेचर को कंबाइन करके मतलब आप कह सकते हैं कि उसकी क्रिटिसिज्म साइकोलॉजिकल टाइप की थी या साइकोलॉजी को समझ रहा था। तो ये बड़ा एक जबरदस्त पोएट है और इसको कहा जाता है थॉमस ड क्विंसी को कि ये रोमांटिक्स का और जो आगे आने वाले लोग हैं उनके दरमियान एक लिंक है। आगे आने वाले लोग कौन से हैं, यानी कि जिन्होंने एडगर एलन पो जैसे बंदे जो हैं या फ्रेंच जो राइटर है बॉडेला, उस जैसे जो लोग हैं उनके दरमियान और रोमांटिक्स के दरमियान एक लिंक है। रोमांटिक जो लोग हैं ये क्या कर रहे हैं, इमेजिनेशन, ठीक है, और आइडियलिज्म। और जो आगे वाले लोग हैं जो एडगर एलन पो और ये बॉडेला मैंने कहा है, ये लोग क्या कर रहे हैं, साइकोलॉजी। तो इन दोनों के दरमियान एक तरह से लिंक आप इसे कह सकते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा, उसके बाद ये इन राइटर्स ने, ये जो सारे राइटर्स जिनके मैंने नाम लिए थे, चार्ल्स लैम्ब, डीक हंट, हैजलिट, इन सब लोगों ने एक और क्या काम किया है, इन्होंने रोमांटिक जो पोएट्स थे, जिस तरह रोमांटिक पोएट्स क्या काम कर रहे थे कि 18th सेंचुरी की जो कन्वेंशंस थी, जो न्यू क्लासिकल एज की कन्वेंशन थी, उसको डिस्ट्रॉय कर रहे थे, उसके खिलाफ लिख रहे थे। तो इन एसेस ने भी उन सारी कन्वेंशंस को डिस्ट्रॉय किया और उसके खिलाफ लिख रहे हैं। मतलब कि पहले जिस तरह डॉक्टर जॉनसन लिख रहा था और एडिसन और ये सारे लोग लिख रहे थे, अब इन्होंने किसी और तरह के लिखने शुरू कर दिए हैं। इनके एसेस में कौन लोग आ रहे हैं, इनके एसेस में क्लर्क्स की लाइव्स आ रही हैं, ठीक है, और जो चिमनी स्वीपर्स हैं उनकी लाइफ आ रही है, जो बिल्कुल यानी कि लो लाइफ हैं मुआशरे में, या जिनकी कभी ध्यान नहीं दिया था किसी ने, उन सब के ऊपर इन्होंने एसेज लिखने शुरू कर दिए हैं। ठीक है, तो एक ये बड़ा मेजर डिफरेंस था। पहले ज़माने में वो किसी और तरह लिखा जा रहा है, अब जो है एक नया ट्रेंड आ गया है जिसके अंदर लिटरेचर भी शामिल है, इमेजिनेशन भी है, और साथ आपके और भी कई चीज़ें हैं, ये लो लाइफ के बारे में या जो सड़कों पे जो जिंदगी है उसके बारे में लिखने शुरू कर दिए। ठीक है जी। चार्ल्स लैम्ब ने जो इंपॉर्टेंट वर्क्स किए हैं उसके अंदर इसकी एसेज ऑफ इलिया, ये इलिया जो है, अगर आप इसको, ये इलिया नहीं है, उर्दू वाला इलिया नहीं है, जॉन इलिया ना समझ लीजिएगा इसे कि यहाँ से उसने नाम रखा है एसेज ऑफ इलिया। अच्छा, इसको अगर आप पढ़ेंगे, जब सही जो एक्सेंट है उसमें अगर आप पढ़ेंगे तो इसकी आवाज जो है एसेज ऑफ अ लायर, ये लायर झूठा, ठीक है, एसेज ऑफ अ लायर, ये इस तरह इसकी प्रोनाउंसिएशन है जो रियल ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन है। तो दिखाया उसने, यानी कि अपने आप क्या कह सकते हैं, आप वो कह रहा है कि जिस तरह मैं एक और ओपिनियन लेके आ रहा है, तो इसलिए उसने उसको लायर कह दिया या जो भी। तो ये उसकी एक लिटरेरी एबिलिटी है कि उसने नाम ऐसा रखा कि जिसको आप ट्विस्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। और इसने वही वाली ट्रेडिशन शुरू की इन एसेज में जो एडिसन ने शुरू की थी। कौन से कैरेक्टर्स थे, नेड, सर रॉजर और विल्स, पता नहीं कौन कौन से लोग थे। ठीक है, तो इस तरह के जिस तरह कैरेक्टर्स थे, इमेजिनेटिव कैरेक्टर्स या फिक्शनल कैरेक्टर्स, वो इसने भी लेके आया और क्रिटिसिज्म करने के लिए, सोशल क्रिटिसिज्म करने के लिए या सटायर करने के लिए इसने उन कैरेक्टर्स को यूज किया। और लैम्ब के जो एक और वर्क है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे है, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, ऐसे नहीं है, सॉरी, एक बुक है और ये लिखी बच्चों के लिए गई थी बेसिकली, कि सारी शेक्सपियर की जो टेल्स हैं वो आप उसमें पढ़ लें। तो उसमें यानी कि कोई उसने शेक्सपियरियन लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं की, बल्कि सिर्फ उसकी एक तरह से आप समरीज आप समझ लें, लेकिन ये लिटरेरी समरीज है, ये वो आम किताबों वाली समरीज नहीं है। तो बहुत अच्छे तरीके से उसने समरीज की, बड़ी मशहूर किताब है और इसकी वजह शोहरत ये किताब ही है, एसेज द टेल्स ऑफ शेक्सपियर, द टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर। मैं जरा इसका नाम कंफर्म कर लेता हूँ कि क्या नाम है।
टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर ही होना चाहिए। टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, हाँ जी यही है। टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर यानी कि शेक्सपियर की कहानियां। ठीक है जी। और ये अब जो है ना मुझे कोई प्राइवेट मैसेज ना किया करें, सबको जो है ना वो मैसेज किया करें, ताकि मैं जब मैसेज करता हूँ तो फिर वो मुझे दोबारा लिखना पड़ता है। अच्छा जी। तो ये इसकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो है बुक है, और इसने दो इसके वॉल्यूम्स पब्लिश हुए में हैं, एसेज ऑफ लार्क। ठीक है। और उसके बाद अगर हम देखते हैं विलियम हेजलेट और ली घंट, इन लोगों ने एक बड़ा काम जो किया था, जो इन दो खास बंदों का काम, विलियम हेजलेट और ली घंट का, कि इन्होंने पोइट्री के ऊपर, जो रोमांटिक पोइट्री थी और रोमांटिक लिटरेचर था, उसके ऊपर इन्होंने अपनी बड़ी अच्छी ओपिनियंस इस्टेब्लिश की और कुछ प्रिंसिपल्स इस्टेब्लिश किए हैं। ठीक है। और कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछे हैं। फर्ज कर मिसाल के तौर पे ली घंट का एक ऐसे है, व्हाट इज पोइट्री। ठीक है। इसका ये एक एक्सट्रैक्ट है, ये जरा मैं आपको सुनाता हूं तो आपको इससे आइडिया होगा कि किस तरह वो देख रहे हैं नई चीजों को। कहता है व्हाट इज पोइट्री, ये इसने 1844 में लिखा था ली घंट ने। The poet is far from dealing only with these subtle and analogical truths. Truths of every kind belongs to him, provided it can bud into any kind of beauty, or is capable of being illustrated and impressed by the poetic faculty. Nay, the simplest truth is often so beautiful and impressive of itself that one of the greatest proof of his genius consists in his leaving it to stand alone, illustrated but by nothing but the light of its own tears or smiles, its own wonder, might or playfulness. कितनी उसने एक लैंग्वेज, एक तो देखें आप कितनी खूबसूरत है, उसके अलावा वो क्या कह रहा है कि पोइट्री इज अबाउट ट्रूथ। और ट्रूथ क्या है? ट्रूथ वो है जो ट्रूथ है, जो एग्जिस्ट कर रहा है, और उसको किसी प्रूफ की जरूरत नहीं है इधर उधर से, और उसकी अपनी ही एक खूबसूरती है। जो ट्रूथ है उसकी अपनी एक खूबसूरती है, और उस खूबसूरती को एज इट इज प्रेजेंट कर देना, ये शायद पोएट का काम है। ठीक है। तो उसने एक प्रिंसिपल स्टैब्लिश किया, गलत हो या सही हो वो एक और बात है। उसके बाद विलियम हेजलेट जो है, इसका भी एक जो है ना वो एक्सट्रैक्ट है, वो भी अगर आप पढ़ें तो बड़ा एक इंटरेस्टिंग है, लेकिन बहरहाल वो लिटरेचर के से रिलेटेड नहीं है। वो उसका है कुछ इमोर्टैलिटी से रिलेटेड, फिलोसफी से रिलेटेड, यानी कि आप कह सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे लिटरेचर, फिलोसफी, साइकोलॉजी, ये सब कुछ इन्वॉल्व हो रहा है। और एक चीज आपने देखी होगी इस रोमांटिसिज्म में, कि अब वो जो किंग्स की इन्फ्लुएंस है और ये सारा कुछ सिलसिला, ये खत्म क्यों हो गया है? कोई किंग की इन्फ्लुएंस नहीं है, कोई लॉर्ड का नाम नहीं आ रहा, किसी बड़े बंदे से पेंशन नहीं मिल रही। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो काम किया था जॉन ड्राइडन ने, वो यहाँ पे आता है। ड्राइडन पहला बंदा है जिसने अपने पेन से जो कमाया था उसने वो खाया, यानी कि अपने पेन से पब्लिश किया और उसको उसने इस्तेमाल किया। अब यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे हैं जो पेंशन्स नहीं लेते, बल्कि वो जो लिखते हैं उसकी जो रॉयल्टी मिलती है वो उससे खाते हैं। ठीक है। और इसीलिए बहुत से लोग गरीब भी रहे। कीट्स को उसकी जिंदगी के अंदर अगर एप्रिसिएशन मिल जाती, जो उस पर अटैक किया गया था इतना ज्यादा उसकी शुरू की पोएट्री पे, अगर वो ना किया जाता और उसको अप्रिशिएट कर लिया जाता और सिर्फ साइलेंट ही ना रहते, तो उस वो बहुत अमीर आदमी होता। वैसे भी काफी ये नहीं कि बिल्कुल गरीब आदमी था, वो काफी अमीर आदमी। उसका किसी दिन मैं उसकी पिक्स शेयर करूंगा उसके घर की। और बड़ा खूबसूरत एक जगह है हैम्पस्टेड ही, बड़े प्यारी जगह है लंदन में, और सेंट्रल लंदन से थोड़ा सा ऑफ है, और बड़ा खूबसूरत जगह है। और वहां पे आप उसके घर की तस्वीरें देख के आप कहेंगे कि यहाँ पे तो कोई बंदा भी पोएट बन सकता है, इतनी खूबसूरत सेटिंग है। अच्छा। और इस तरह बहुत से लोग थे जिन्होंने स्टेट्स अपनी खरीदनी शुरू कर दी थी। ठीक है। और आज ही हम एक राइटर को पढ़ेंगे, और वो बहुत ही बड़ी क्लासिक चीज है, जिसने इसी अपने वर्क्स के जरिए उसने $500,000 से ज्यादा उसने जो है ना वो पैसे इकट्ठे किए थे। ठीक है। यानी कि वो बेचारे के साथ बहरहाल उसके कई ट्रेजेडीज भी हुई, लेकिन उसने बहुत कमाई की।
अच्छा खैर, उसके बाद यहाँ पे माइनर क्रिटिक्स भी आते हैं, बिल्कुल माइनर क्रिटिक्स हैं, जिस तरह लव पीकॉक बिल्कुल एक माइनर सा क्रिटिक है, और सिर्फ इसीलिए पहचाना जाता है क्योंकि शैले का दोस्त था और उसने कोई छोटे मोटे नॉवल वगैरह भी लिखे हुए हैं। ठीक है, अब उसकी तरफ हम नहीं जाते, हम अब रोमांटिक एरा के जो नॉवलिस्ट हैं उनकी तरफ चलते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रोमांटिक एरा के अंदर सिर्फ जेन ऑस्टन ही वाहिद नॉवलिस्ट नहीं है। ठीक है, जिस तरह के हमारी एक ओपिनियन बनी होती है क्योंकि अपने कोर्स को देखने में लगता है कि ये फर्स्ट फीमेल नॉवलिस्ट है जैसे। ठीक है, तो एक दिन पहले भी हमने बात की थी कि ये जो है ना वो नहीं है, वाहिद फीमेल राइटर नहीं है, बल्कि इसके अलावा भी कई राइटर थी फीमेल राइटर्स। और यहाँ पे एक नॉवल की एक नई जो है ना वो जॉनरा इस्टेब्लिश हो रहा था, और उसे कहा जाता है गॉथिक नॉवल। गॉथिक नॉवल जो है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर अनकैनी का एलिमेंट ज्यादा होता है, मकाब एंड अनकैनी, सुपरनैचुरल, मैजिक, ये सारी चीजें इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, इसको अगर आपने समझना है कि गॉथिक नॉवल क्या होता है या गॉथिक फिक्शन क्या होती है, तो उसके लिए आपको एडगर एलन पो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और एडगर एलन पो ने बहुत अच्छा जो है ना, हाँ आपने एक उसका पढ़ा होगा, बीए के अंदर एक स्टोरी थी टेल टेल हार्ट, अगर आपको याद है, तो उसके अंदर जो सीन्स हैं और जो सब कुछ है वो किस तरह का अनकैनी और साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब बंदा भी है जिस तरह। ठीक है, और उसके अंदर बहुत ही खौफनाक किस्म की जो सेटिंग होती है, तो सुपरनेचुरल भी कई चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। और अगर आप इसका पढ़ें, फॉल ऑफ द हाउस ऑफ ऊशर, ये एडगर एलन पो का ही है, शॉर्ट स्टोरी है, फॉल ऑफ द हाउस ऑफ ऊशर। इसके अंदर आपको जो है ना बड़ा अच्छा समझ आ जाएगी कि ये क्या होता है। ठीक है, गॉथिक नॉवल क्या होता है, जो मैं बात कर रहा था। अच्छा, अब जो जेन ऑस्टन ने जो काम किया है वो क्या है, बाकी सारे जो नॉवलिस्ट थे जो उस जमाने में लिख रही हैं, जिस तरह एन ब्रैडक्लिफ थी और मैरी वोलेंसक्रॉफ्ट, बल्कि मैरी मैरी शैले, मैरी वोलेंसक्रॉफ्ट नहीं, मैरी शैले, शैले की जो बीवी थी, ये लोग भी लिख रहे थे, लेकिन इनकी राइटिंग जरा थोड़ी सी किसी और तरह की है। और जेन ऑस्टन जो है, ये एक ड्राइंग रूम नॉवलिस्ट आपसे समझ लें। ठीक है, अपने कंट्री हाउस में वो बैठी हुई है, और उस कंट्री हाउस के अंदर उसने जो चंद एक फैमिलीज देख रही है, और जो फैमिली की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, जो लोगों के मैनर्स हैं, उनके ऊपर वो बात कर रही है, और बहुत ही लाइट वे में। ठीक है, आयरनी है लेकिन बहुत ही लाइट, सटायर है बहुत ही लाइट, यानी कि राइटर को अच्छा लगता है कि ये सटायर, इस तरह की सटायर, ठीक है, पोलाइट सटायर, जिस तरह चौसर की थी। चौसर की तो खैर बहुत मास्टर राइटर है, इसकी उस लेवल की नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी सटायर है। लेक्चर अभी हम दोबारा कंटिन्यू करते हैं, और अभी कंटिन्यू करते हैं ब्रेक के बगैर।